एवरीवन, दिस इज आलोक मिश्रा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक इंटर्नशिप के ऊपर पूरा सीरीज लेने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहला वीडियो जो है गोल्डमैन सैक्स के इंटर्न चौधरी हमदम को हमने बुलाया है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद भाई आए हैं हमारे चैनल पे। तो हमदम, एक इंट्रो दे दो अपने बारे में कि कहाँ से हो, 10th +2 कुछ कुछ। Okay, so hi everyone. This is Chaudhary Hamdan. Studied 10th plus 12th from Ryan International School, Raebareli, from my hometown, and then I went to KIT University, Bhubaneswar, and pursuing my BTech right now. I'm third year. Just cracked internship at Goldman Sachs. तो मतलब बहुत लोग ये पूछते हैं कि जो 10th और +2 का मार्क्स है वो क्या इंटर्नशिप में अफेक्ट करता है, या फिर मतलब तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ये सब क्रैक करने में। ओके, सो गोल्डमैन सैक्स में मींस इट डजंट मैटर कि आपको कितने मार्क्स है या कितना सीपीए है या कौन से आप ब्रांच से हैं, तो ये सब मैटर नहीं करता है। कौन से कॉलेज से वो भी मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे आपको जितने भी मार्क्स आए हों 10th प्लस 12th में, तो उससे आई गेस कोई फर्क नहीं पड़ता उतना। पर कई कंपनीज होती हैं जिसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड रखती है। कई कंपनीज तो 80+% का भी थ्रेशोल्ड रखती है। 10th और वरना +2 दोनों मोस्टली जो में। है 60+। हाँ हाँ, दोनों में। अच्छा। 80+% अभी कंपनी एक आई थी, वो 80+% रखी थी, मतलब मेरे कॉलेज हम्म। में। तो 12th में मेरे नहीं थे 80+, तो उसमें नहीं अच्छा भर अच्छा। पाया था। और 10th में तो था 80+, तो 10th में 84-85% थे। और फिर लेकिन 12th में थोड़ा और कम हो गए। तो ऐसा है, पर 60+ रखोगे आप तो सेफ जोन में हो। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि टायर 1 टायर 3 कॉलेज ऐसे कुछ मैटर नहीं करता है जब तक आप मतलब फुल्ली स्किल्ड हो। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जो मतलब कुछ कॉलेजेस का रखती हैं कि कुछ चुनिंदा कॉलेज ही सिर्फ भर सकते हैं, या कुछ हाँ। मतलब या उनके कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं वो सब सिर्फ उन्हीं कॉलेज मतलब बड़े कॉलेजेस में ही जाती है। पर गोल्डमैन सैक्स थी वो एक ऑल इंडिया सारे बच्चों को एक मीन्स मौका देती है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कोई भी कॉलेज से हो, कोई भी ब्रांच से हो, तो आप मीन्स हमारी इंटर्नशिप में आ सकते हो अगर आपके अंदर स्किल सेट है। हाँ। तो केटी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कंपनीज तो आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। 2022 में भी अच्छा खासा प्लेसमेंट हुआ था। तो मतलब ये बोल सकते हैं हम्म। गोल्डमैन सैक्स में टायर 1 टायर 3 जिसमें भी हो, अगर अच्छे से मतलब कोडिंग वगैरह आता है तो जा सकते हो बेसिकली। तो सबसे पहला रीजन अभी मतलब मैं पूछूंगा क्वेश्चन कि किट में क्यों चूज किया, मतलब किट क्यों आए, ऐसा क्या था। क्योंकि देखो मतलब ऐसा था कि पहले तो मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, पर जेई मेंस और एडवांस कुछ उतना अच्छा गया नहीं। तो आईआईटी जेई वगैरह नहीं मिला, और मणिपाल एंड ऑल के भी फॉर्म भरे थे। पर लक बाई चांस था कि किटी जो KIITEE जो इनका एंट्रेंस स्पेशल एग्जाम एग्जाम। होता है, सो हाँ, तो उसमें मतलब उसमें अच्छा खासा मतलब रैंक आ गया कि सीएससी ब्रांच मिल जाता। तो इस वजह से मतलब यहीं पे हमें सबसे बेस्ट लगा, और बस यहीं पे आ गए। बाकी जगह शायद सीएससी ना मिलता, तो मतलब मेरा जो बेस्ट जो हमको ब्रांच चाहिए था वो मिल रहा था, तो इस वजह से यहीं पे आए। मतलब ब्रांच जो चाहिए था वो अच्छे से मिल गया एकदम, और अच्छा हाँ, कॉलेज भी क्योंकि है। हमें पढ़ना था कंप्यूटर ही। हाँ, हाँ कॉलेज बिल्कुल भी बिल्कुल। अच्छा ही है। तो बेसिकली बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो हम पढ़ते हैं वो कभी भी काम आने वाला है क्या, प्लेसमेंट्स में हो या फिर कहीं पे भी हो। फर्स्ट ईयर का जो होता है वो मतलब तुम्हारा 12th के कंटिन्यूएशन ही एक तरह से मान सकते हो कि केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाई जाती है। पर उसमें क्या है कि मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स है, तो कई सारे जो ब्रांचेस होते हैं जैसे मैकेनिकल हो गया या कुछ और हो गया, तो उन चीजों में हो सकता है कि फिजिक्स वगैरह जो केमिस्ट्री जो हमें फिजिक्स जो हमें पढ़ाई जाती है, तो वो उन ब्रांचेस में काम आए। और जो हमारा कंप्यूटर साइंस में है, तो वो सब ब्रांचेस मतलब वो सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब मतलब उतना काम नहीं आते हैं, क्योंकि इधर जो फिर आके उसके बाद सिर्फ मतलब कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो कंप्यूटर पे ही डिपेंडेंट ज्यादा होता है प्लेसमेंट एंड। मतलब सीजीपीए के लिए ही पढ़ना पड़ेगा, इन शॉर्ट। हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर में जितना सीजीपी आ जाता है उतना काफी अच्छा रहता है, क्योंकि फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में फिर सीजीपीए मतलब नीचे ही थोड़ा जाता तो है, तब डिक्रीज मतलब होता ही ऊपर है। जाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ हाँ, हाँ। वही। और कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग हो गया, कुछ कुछ ब्रांचेस में है अभी, पहले भी था शायद, सब ब्रांचेस हम्म में किट में तो है अभी के लिए सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग को हम्म। लेके क्या हम आगे जा सकते हैं कि और कोई लैंग्वेज हम पढ़े तो बेहतर रहेगा।
फर्स्ट ईयर में मेनली को सी प्रोग्रामिंग ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, वो सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, क्योंकि उसमें जो हमारे जो बेसिक सिंटैक्सेस या बेसिक जो हमारा लॉजिक होता है वो ज्यादा बिल्ड हो जाता है अच्छे से, तो इस वजह से सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। पर उसके बाद आप सी प्लस प्लस या जावा पढ़े, उन दोनों में से कोई एक को पकड़ के आप मतलब आगे जा सकते हैं एकदम आगे अच्छे से। अच्छा, मतलब सी को स्विच करना इज बेटर व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स। सी पहले पढ़ें, उसके बाद फिर सी प्लस प्लस या हाँ। जावा। सी प्लस प्लस जावा अगर पढ़ेंगे तो उसमें मतलब ऊप कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो ऊप बेस्ड लैंग्वेजेस जो होती है वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगी। उप्स बेसिकली जो फर्स्ट राउंड होता है एमसीक्यूज वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उप्स रिलेटेड। और पॉइंटर्स या कॉन्सेप्ट भी आता है। पॉइंटर्स तो दोनों में ही होता है, सी प्लस प्लस और सी में। बट ओप्स जो मेन होता है वो हाँ सी प्लस प्लस में आता है, और जावा में भी कुछ कुछ हम्म, क्वेश्चंस आ जाते हैं कुछ कुछ कंपनी में, मैंने देखा था। हाँ हाँ हाँ, सी प्लस प्लस और जावा दोनों ऊप बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, तो उन दोनों हाँ, मतलब ऊप कॉन्सेप्ट्स पूछ सकते हैं। तो बेसिकली तुमने क्या चूज किया था, सी प्लस प्लस की जावा? मेरे स्कूल में पहले जावा थी, 4 साल मतलब जावा पढ़ी थी, 9 10 अच्छा, 11 मतलब 12। आईसीएसई से तो हो? वहाँ पे हाँ 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 आईसीएसई से, तो वहाँ पे जावा पढ़ी थी। तो मतलब वहाँ से जावा ठीक है, अच्छा था, पर उसके सिंटैक्सेस जो होते हैं उसमें एक लाइन प्रिंट कराने के लिए भी हमें पूरा एक लाइन बड़ा सारा बहुत लंबा सिस्टम लिखना डॉट पड़ता आउट था। डॉट प्रिंट एलएन। हाँ, तो वो सब आई गेस हमें मतलब उतना अच्छा नहीं लगा, पर जब थर्ड सेमेस्टर में जब सी प्लस प्लस पढ़ाई गई तो वो ज्यादा सिंपल लगी। और सबसे फास्टेस्ट भी है, खैर वो भी एक रीजन है, पर मेन रीजन था कि सी प्लस प्लस ज्यादा अच्छी लगी या जो कुछ भी था, पर सी प्लस प्लस ही फिर मैं सी कंटिन्यू प्लस कर रहा प्लस में हूँ। बेसिकली मजा आता है कोडिंग करने में। हाँ सी में मतलब थोड़ा अच्छा लगा। ओल्ड फैशन लगता है थोड़ा थोड़ा। हाँ सी में मतलब सजेस्ट करने लायक नहीं है कि सी में आप प्रोग्रामिंग करो, सी प्लस मजा नहीं प्लस में आता है करो या बेसिकली जावा में कोडिंग करो। करने में, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्लासेस वगैरह एग्जैक्टली। लेके हम पूरा कोड कर सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स लो, सब स्ट्रक्चर्स को कैसे एक्सेस करते हैं बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है फर्स्ट ईयर में। मैं हाँ मतलब हाँ रिव्यू वही ले रहा वही था वही थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं सी प्रोग्रामिंग को, बेसिक को छोड़ के, और हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए कि सी मतलब जब हम थर्ड सेमेस्टर में आए तो डीएसए सब्जेक्ट आ जाता है थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, तो उसको कैसे मतलब इजीली एस कर ले अच्छे से, मतलब और क्या एक्स्ट्रा स्किल्स या फिर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए हमें? फर्स्ट ईयर का जो कॉलेज जो टाइम होता है, क्लासेस का टाइम, उसमें मतलब आई सजेस्ट कि एंजॉय करो या मजे करो। अगर कॉलेज ऑफलाइन चल रहा है तो कॉलेज लाइफ का एंजॉय कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद सेकंड थर्ड ईयर में बहुत मुश्किल होने वाला है, कि क्योंकि उतना मजा तो दोबारा रह नहीं पाएगा। मतलब वो सब आने लगता है टेंशन की ये करना, इंटर्नशिप प्लेसमेंट एंड ऑल। तो फर्स्ट ईयर में जो स्कूल मतलब कॉलेज जो क्लासेस का टाइम होता है, तो उस टाइम पे मतलब हाँ मतलब कॉलेज लाइफ का जितना कर सकते हो उतना एंजॉय करो। और अगर ऑनलाइन है तो अपना टाइम बचा के अलग पढ़ सकते हो, पर वो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में जो हमें 2 महीने का टाइम मिलता है, तो उसमें आप पढ़ सकते हो। उसमें डीएसए जो है, डीएसए का एक बेसिक आइडिया ले सकते हो, तो ताकि जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपका डीएसए आएगा तो आपको ऑलरेडी पहले कोई नॉलेज रहेगी, तो गेस करना इजी हो जाएगा। मतलब डीएसए थर्ड सेमेस्टर पे शुरू भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ही पूरा डीएसए कंप्लीट करके सेकंड ईयर में आओ? एग्जैक्टली थर्ड सेमेस्टर में स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। और एक बेसिक सा मतलब सिंपल क्वेश्चन है जो फर्स्ट ईयर वाले पूछ रहे थे। हम डेवलपमेंट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कब से स्टार्ट करें? मतलब फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट, गेम, कुछ भी, मशीन लर्निंग, एआई, मतलब फैसिनेटिंग सा लगता है ना फर्स्ट ईयर वालों को, जो भी आते हैं नए नए कॉलेज में, तो वो सबको क्या एडवाइस हाँ देना चाहोगे? तो ओके सो मैंने जो किया था, मैंने मतलब ये स्टार्ट करा था फोर्थ सेमेस्टर के आसपास, फोर्थ या हाँ थर्ड सेमेस्टर के एंड में। तो वहां से मैंने पाइथन से जीयूआई बनाना स्टार्ट किया था, सीखा था। एंड उसके बाद फिर फोर्थ सेमेस्टर में ही मतलब उसके आगे थोड़ा तो मशीन लर्निंग एंड ऑल स्टार्ट करा। तो थर्ड थर्ड सेमेस्टर में आई गेस कि मतलब ज्यादातर अपना फोकस डीएसए पे ही रखो, और फोर्थ सेमेस्टर में मतलब डीएसए और प्लस थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स। पर मेन जो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमें डीएसए पे होना चाहिए, क्योंकि अगर हम डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। मतलब आगे तो कुछ फिर प्रोजेक्ट्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एग्जैक्टली exactly. मतलब इसमें एक बात तो क्लियर होती है कि जो भी आप कंपनी अप्लाई करो सबसे पहला राउंड जो है वो डीएसए ही होने वाला है। हम्म। मतलब आप वेब में जाओ, हाँ ऐप में जाओ, डीएसए तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक। हम्म, तो
तो यहाँ पे अगर गोल्डमैन सैक्स की हम बात करें तो उसका जो प्रोसीजर था उसको कैसे डिफाइन करोगे? मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, इंटरव्यू, अप्लाई करने से लेके तो इंटरव्यू तक कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? ओके, सो पहले जो अप्लाई करने का था वो उनका एक मतलब ऑल इंडिया के लिए एक फॉर्म आया था, तो वहां से अप्लाई करा था। एंड फिर मतलब फॉर्म अगर आप सही से भरते हो, सारी डिटेल्स सही से भर देते हो, तो आपको टेस्ट लिंक आ जाता है फर्स्ट राउंड का। मतलब सभी लोगों को आ जाता है जो भी फॉर्म सही से भरते हैं। तो फर्स्ट राउंड का टेस्ट लिंक आया, वो फर्स्ट राउंड होता है एप्टीट्यूड राउंड। तो एप्टीट्यूड राउंड में काफी सारे मीन्स वो होते हैं, सेक्शंस होते हैं कि न्यूमेरिकल रीजनिंग और डायग्रामेटिक रीजनिंग एंड ऑल। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट राउंड ऐसे मीन्स एप्टीट्यूड होता है फर्स्ट राउंड, वैसे करके मतलब जितना ज्यादा आप सॉल्व कर सके उतना करो। देन उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर सेकेंड राउंड आता है। देन सेकेंड राउंड में क्या होता है, सेकेंड राउंड में हमारा टेक्निकल और प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है मेनली। तो टेक्निकल में हमें कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे। और मेरे जो थे वो दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी थे। तो दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज, और मैथ्स वाले एमसीक्यूज होते हैं कुछ, उन्हें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो वो मतलब वो काफी टफ होता है। तो means उसमें मैथ्स जो होती है उसकी काफी टफ होती है, और उसी वाले में हमें भी मिलता है मीन्स दो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी लिखने होते हैं। तो ऐसे करके सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद फिर हमारे इंटरव्यूज होते हैं, मतलब एक दिन में ही 2 या 3 राउंड आपके जो भी इंटरव्यूज होंगे वो एक एक ही दिन में इंटरव्यूज जाते हैं। और इंटरव्यूज में मेनली हमारा डीएसए मीन्स जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी के सवाल होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, और कुछ पजल्स क्वेश्चंस, बस इतना होता है। अच्छा, मतलब डीएसए तो बेसिक हो गया। अभी मतलब बहुत हाई हाई, हाँ, कुछ हमने वर्ड सुने, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल, बहुत सारे। ये इसको मतलब कैसे डिफाइन करोगे कि इजीली समझ में आ जाए सबको? मैथ्स तो है ये तो मतलब समझ में आ रहा है। मतलब और क्या इंक्लूसिव है इसमें? हाँ, तो मतलब इसमें होता है कि जैसे आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करता है कि जैसे कि ऑड वन आउट होता है, या कंप्लीट द सीरीज हो गई। तो कई सारे मतलब कुछ अलग सा, मतलब कुछ भी कोई एक लॉजिक पे सीरीज देते हैं वो आपको कंप्लीट करना होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, यूनिटरी मेथड होता है, और कुछ डायग्राम्स क्वेश्चंस बनाते हैं। फिर उसके बाद उसके अगला राउंड, उसका अगला एक गैप दे देंगे तो वहां पे क्या भरा जाएगा। तो वो सब चीजें जो होती है, मतलब जो प्रॉपर एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है उस पे डिपेंडेंट होता है वो। मतलब एप्टीट्यूड का सारा कुछ जो होता है वो उस वाले में आता है। फर्स्ट राउंड काफी मुश्किल होता है, फर्स्ट राउंड ही मीन्स अगर क्वालिफाई हो जाता है तो अच्छा चांस आपका हो जाता है आगे। मतलब फर्स्ट राउंड बेसिकली एलिमिनेशन राउंड होता है, क्वालिफिकेशन राउंड नहीं होता है, राइट? हम्म। तो मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि कॉलेज वगैरह में तो मतलब थर्ड सेम तक तो ये सब पढ़ाते नहीं है, फिर प्रिपेयर कैसे करें? तो वो सब मतलब वही चीज है कि ज्यादातर लोग ये सब मतलब पढ़ते नहीं है, या कुछ पता नहीं होता, इस वजह से मतलब उन्हें आगे चल के थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर जिन लोग ने या स्कूल में से यूनिटरी मेथड या रेशियो प्रोपोर्शन अगर वो सब चीजें मतलब अच्छे से पढ़ी हैं, तो आगे चल के अगर आप प्रैक्टिस करते हो थोड़ा तो उसमें आप एस कर सकते हो। और मतलब एक अपने अपनी तरफ से भी एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट लगा के, कहीं टाइम बच रहा है तो आप कहीं कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा सा कंटेंट उसका कवर कर लिया। फिर किसी टाइम शाम को या रात को 1 घंटा निकाल के फिर एप्टीट्यूड पढ़ लिया। तो वो सब चीज होती है। तो वैसे करके मीन्स हमारा कंटेंट कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है ताकि आगे कुछ अच्छा हो जाए। मतलब यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हैं, ये सब चीज मिल जाता है मोस्ट तो प्रोबेबली। हाँ, हाँ, अगर आपको सारे टॉपिक्स, अगर मतलब टॉपिक सारे देख रहे हो, जो टॉपिक्स आ रहे हैं, तो अगर वो सब चीजें मिल जा रही हैं तो हाँ पढ़ सकते हो। और कोडिंग राउंड कैसा था? मतलब कहाँ कहाँ तक कोडिंग आते हैं, या फिर क्या क्या जो टॉपिक्स है वो मतलब अच्छे खासे पूछे जाते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे एरे हो गया, बाइनरी ट्रीज, बीएसटी, ग्राफ्स, अच्छे मतलब हैशिंग। तो बेसिकली किस चीज पे मतलब फोकस हाँ, करते हैं वो? तो जो सेकेंड राउंड हमारा जो था टेक्निकल राउंड, उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। और पहले वाले में मीन्स एक सिंपल सा था, एक मतलब कुछ ज्यादा उसमें नहीं करना था, ब्रूट फोर्स टाइप का हमारा सोल्यूशन जो था, उसके जो टेस्ट केसेस थे वो पास हो जाते। तो उस पे बस एक सिंपल सा एक मैप का यूज था, एंड उसके हिसाब से आपको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करना था तो आप आंसर निकाल सकते थे। तो ऐसा था बस, मीन्स इजी टू मीडियम लेवल का था वो।
आई गेस इजी ही टाइप का था, ज्यादा मीडियम भी कहीं गया था। एंड एक और भी क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, तो उस वाले में कुछ आई गेस कुछ था, मतलब थोड़ा ज्यादा लॉजिक था, पर उसमें क्या था, मतलब क्वेश्चंस जो थे, 2 क्वेश्चन हमें 30 मिनट में करने थे। तो 30 मिनट में 2 क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, तो इस वजह से एक क्वेश्चन ही हमें, एक्चुअली क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन पहले मैंने C++ में करा, तो अजीब सा कुछ एरर आया। फिर मैंने वही क्वेश्चन सेम पूरा पाइथन में टाइप करा, तो फिर वो मतलब आगे वो, फिर हमारा जो है वो पाइथन में फिर चला, मतलब एक ही क्वेश्चन हमें 2 बार टाइप करना पड़ा, तो उसमें जो हमारा टाइम चला गया। और उसी के बाद हमें मतलब ऐसा लगा कि यार यहीं पे गलत हो गया, तो अब छोड़ो, आगे पेपर भी नहीं देना, हमको मन नहीं कर रहा है। और सोचा नहीं यार, दे देते हैं, आगे क्या पता कुछ हो भी हो जाए। सकता है। तो फिर हमने सेकंड क्वेश्चन, हाँ, थोड़ा सा अटेम्प्ट किया, और उसके बाद फिर आगे मैथ्स वगैरह जो था वो सब फिर अटेम्प्ट करते गए। तो मतलब ऐसा था फिर। मतलब काफी एकदम अप्स एंड डाउन्स का जर्नी था एकदम से, फ्रॉम हाँ फ्रस्ट्रेशन हाँ, टू वो सिलेक्शन पेपर पूरा बहुत राउंड हो गया एकदम से। अजीब सा था। हाँ, एंड वेल हो गया भाई, तो बहुत अच्छा था। एकदम एकदम। तो बेसिकली एक और क्वेश्चन था कि बहुत सारे कंपनीज जो है वो C++ या जावा इन तीनों में ही कोड करने को बोलते हैं, पाइथन में ज्यादातर कंपनीज कोड करने को नहीं बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या रीजन है, या फिर पाइथन को हमें स्किप करना चाहिए, क्या बोलना चाहोगे इस पे? हाँ, पाइथन मतलब प्रोग्रामिंग करने के लिए पाइथन इज नेसेसरी, मतलब आई, तभी मैंने बोला कि C++ या जावा को ही पकड़ो। तो पर अगर कहीं भी पाइथन, अगर चांस मतलब ऑप्शन मिल रहा है तुम्हें, और तुम्हें हाँ पता चल रहा है कि ठीक है, हाँ पाइथन में भी हम लिख सकते हैं, और अगर C++ जावा जो आपने पढ़ा है उसमें नहीं हो रहा है कोड, तो आप पाइथन में स्विच कर सकते हो। पर पाइथन इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि पाइथन में क्या होता है कि काफी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है, मतलब उसमें आप एक लाइन लिखोगे, आपका सारा काम ही हो जाएगा। तो वो कंपनी मतलब उतना नहीं इजी आपको देना चाहती कि आप, मतलब आप कभी देखना चाहती कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, या स्क्रैच से कैसे वो चीज लिखते हो, तो वो सब चीजें कंपनीज देखना चाहती है। इस वजह से मतलब वो पाइथन को नहीं देती हैं, ताकि पाइथन में मतलब ना लिखे, C++ जावा या सी देती है। बेसिकली पाइथन में बहुत जल्दी हो जाता है कोडिंग, राइट? सी में अगर 100 लाइन्स है तो हम्म। पाइथन में 10 लाइन्स के अंदर मतलब अंडर हो जाएगा वो सब चीज। हाँ हाँ, वैसा ही कुछ। तो कंपनीज बेसिकली ज्यादा हार्ड डालने की कोशिश करती है, यहाँ पे एक मतलब पॉइंट पे आ सकते हैं हम, राइट? हाँ, मतलब वो कंपनी के ऊपर है कि कितने उसमें, कितने फॉर्म, मतलब कितने लोगों ने भरा है, या किस लेवल का वो हाँ। पूछना चाह रही है, तो वो सब चीजें मैटर कर जाती है। अच्छा, अगर एक टॉपिक में पूछूं जो कि तुम्हें हार्ड लगा पूरा मतलब डीए से कंप्लीट करने में, तो वो कौन सा टॉपिक होगा? 2 टॉपिक्स होते हैं, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ। ये दोनों चीजें अगर जिसको समझ में आ गई, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और क्वेश्चंस बनने लगे, तो मतलब उसको सब कुछ आता है। ऐसा है सीन। और बैक ट्रैकिंग के पे क्या बोलोगे? बैक ट्रैकिंग मतलब वो रिकर्जन ही होता है, तो अगर आपको रिकर्जन, मतलब रिकर्जन आ रहा है, तो उसके जस्ट नीचे एक लाइन, मतलब एक लाइन बैक ट्रैकिंग के लिए एक लाइन लिखना होता है, तो वो रिकर्जन अगर आता है, तो बैक ट्रैकिंग भी अगर एक बार आपने सीख लिया, तो फिर आप बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस लगा सकते हो, उतना मुश्किल नहीं पड़ता जितना डीपी या ग्राफ की प्रॉब्लम प्रॉब्लम डीपी करते हैं। में तो बेसिकली क्या होता है कि मैथ्स को पूरा अप्लाई करना पड़ता है कि ये कैसे करें तो छोटे मतलब कम टाइम हाँ कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा। बेसिकली हाँ वहां पे हाँ, जो बहुत सारे हमारा थ्योरम्स पिछला, आ जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो पिछला जो हमारा आंसर आ चुका है उसको आगे के लिए कैसे यूज करें, तो ये हाँ चीज मैटर एग्जैक्टली, करती है उसमें। मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन शॉर्ट कितना वास्ट कोर्स है बोलना चाहोगे, या बहुत ही ज्यादा है? है अच्छा खासा, मतलब होता है उसमें, मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है कि कुछ ये नहीं है कि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो जो आगे जो डीपीओ क्वेश्चन आएंगे वो आप कर ही लोगे, क्योंकि डीपीओ क्वेश्चन हमेशा अलग अलग टाइप का ही बनता है। कुछ भी मैथ्स का एक हो सकता है, कोई एक ए ऑफ i-1 और प्लस करके ए ऑफ i-2 हो, और अगला वाला हो सकता है मल्टीप्लाई करके हो, फिर डिवाइड करके हो, तो मतलब काफी वैरायटी बन जाती है, तो मतलब बहुत सारी वैरायटीज होती है उसमें। बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग कब करने के लिए सजेस्ट करोगे, एंड में या फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते जाना चाहिए, कब? हाँ, पहले जो टॉपिक्स हैं वो पहले कर लेना चाहिए, डीपी के पहले ग्रीडी तक, और जितने भी टॉपिक्स हैं, और डीपी वगैरह जो है उसको लास्ट में, मतलब डीपी एक्चुअली जो सिलेबस भी आप कहीं पे भी देखोगे तो डीपी लास्ट में ही होता है। तो वहां से मतलब डीपी को अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, तो लास्ट में आप करोगे तो ज्यादा टाइम दे पाओगे, वरना फिर जो कंटेंट हमारा जो पीछे वाला बचा है, तो उसको भी अगर आपको ऐसा रहे कि हम बीच में डीपी करने बैठ गए और फिर हमारा पता चला आधा कंटेंट पीछे फिर करना और बचा है, तो फिर उस वजह से डीपी में शायद ज्यादा टाइम ना दे पाए, तो उस वजह से डीपी और ग्राफ जो है वो एंड में रखा जाता है। मतलब पहले बेसिक्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे जाओगे?
वैसा ही। तो एक और मतलब क्वेश्चन था, ज्यादातर मतलब फैसिनेटिंग चीजें जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम कर लेंगे, तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव कितना इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, सो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता है, पर कुछ कंपनीज होती है जो सीपी के क्वेश्चंस पूछती हैं, जैसे कोडिनेशन हो गई, या और भी कुछ कंपनीज हैं, वो कंपनीज पूछती हैं और सीपी के प्रॉब्लम्स। पर ऐसे जो मतलब जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं, अच्छी खासी एमएनसीज जो कंपनीज है, तो वो सब मतलब सीपी के क्वेश्चंस में नहीं जाती है। वो जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस डीपी के या ग्राफ के, या मतलब उससे रिलेटेड ही वैसे ही सवाल पूछते हैं, तो ज्यादा हाई लेवल नहीं जाती है। मतलब डीपी पढ़ना इज तो कंपलसरी, सीपी पढ़ना इज मतलब ऑप्शनल बोल सकते हैं कि अच्छे मतलब ज्यादा अच्छे कंपनीज को अगर जाना चाहोगे तो सीपी पढ़ लो, या फिर डीपी में भी काम हो सकता है। तो अगर ठीक सीपी है, और डीपी को सही। कंपेयर करें तो सीटीसी में कितना डिफरेंस आ सकता है अप्रोक्सीमेटली? डीपी जो है, डीपी हमारा एक मतलब कंटेंट है, तो डीपी अगर हम पढ़ेंगे तभी हम सीपी कर पाएंगे। और मतलब बिना डीपी के तो सीपी उतना आगे तक नहीं कर सकते, पर हाँ बेसिक सवाल सीपी के कर सकते हैं। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम पढ़ लेंगे तो अच्छी खासी कंपनीज हमारी मतलब हो जाती है। मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने तक हम जा सकते हैं सिर्फ डीपी को पढ़ के, या फिर कोई लिमिट नहीं है, मतलब अच्छे खासे कंपनीज क्रैक कर सकते हो इजीली? जो मतलब जैसे मैंने बताया ना, कोड नेशन या कुछ कंपनीज हैं, बस वही डीपी का सवाल पूछती है। बाकी सब जगह तो आप मतलब सारा जो कंटेंट है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ एंड ऑल, ग्रीडी और एरेज स्ट्रिंग, तो ये सब पे ही सवाल आते हैं, तो वो सब आप कर सकते हो। मतलब 90% ऑफ द कंपनीज हम डीपी पढ़ के एकदम क्रैक कर सकते हैं, 10% जो होता है वो सीपी पूछते हैं हम्म। बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मैंने जितना सुना था कि टावर रिसर्च, डी शॉ, ये सब सीपी में जाते हैं क्योंकि इनका जो इन हैंड सैलरी होता है ये बहुत ज्यादा होता है। हाँ हाँ, तो वैसा ही है, मतलब जितना ज्यादा सैलरी आपको जितना ज्यादा वो देंगे, उतना ज्यादा लेवल भी रहेगा उस हिसाब से। उतना ज्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा। हम्म। तो बेसिकली एक क्वेश्चन था कि amazon हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब डीपी में कवर होता है कि सीपी में जाना पड़ेगा? क्वेश्चंस तो जो हमने देखे हैं वो ग्राफ के क्वेश्चंस या डीपी के ही क्वेश्चंस देखे हैं। मतलब सीपी करना जरूरी नहीं है प्लेसमेंट के लिए, सीपी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। आपने अगर कंटेंट अच्छे से पढ़ा है, डीपी और ग्राफ एंड ऑल ये सब चीजें, तो मतलब आपका अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। मतलब फर्स्ट फोकस ऑन डीपी, उसके बाद अगर टाइम बचता है देन यू कैन गो फॉर सीपी, ये बोल सकते हैं? हम्म 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 राइट राइट राइट। तो उसके बाद ये मतलब एक डाउट था कि सर्टिफिकेशन कितने मैटर करते हैं, जो पेड सर्टिफिकेशंस करते हैं 5-6 हजार दे के, या फिर यूडेमी से ही कर लो 400-300 दे के, तो वो सर्टिफिकेशन कितना मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स? जो जितना अभी तक मैंने देखा है, तो स्किल सेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर पेपर टेस्ट जो है, टेस्ट अगर आप क्रैक करते जाते हो, तो उतना ज्यादा मैटर नहीं करते कि आपने कितने सर्टिफिकेशंस लिए हैं या कैसे लिए हैं। तो अगर स्किल सेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सर्टिफिकेट्स, सो सर्टिफिकेट्स के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो, तो बस प्लेसमेंट मतलब अच्छा खासा जॉब लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब यूट्यूब से भी पढ़ के हम अच्छे कंपनीज निकाल सकते हैं रादर देन के कहाँ पे एक पैसा दे के कुछ भी सर्टिफिकेट ला के पढ़ने से? हाँ हाँ हाँ, जहाँ से भी तुमको अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ठीक है, हमारा हो जाएगा, तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ज्यादातर जो कंपनीज ये सर्टिफिकेट वगैरह बेचते हैं वो मतलब बेसिकली पैसा कमाने के लिए बेचते हैं, ये नहीं कि स्टूडेंट्स का डेवलप हो जाए ऐसे कुछ। हाँ मतलब अनलेस एंड अनटिल किसी वो कंपनी मतलब को अच्छे ऐसा। खासे कंपनीज हो जो कि रादर देन सर्टिफिकेट्स वो स्किल सेट पे फोकस करे, राइट? हाँ, जो अच्छे खासे क्विजेज एंड ऑल ये सब के बेसिस पे हमें जो सर्टिफिकेट देती हैं, तो वो सब सर्टिफिकेट ज्यादा मैटर करेंगे। तो अगर हैकाथॉन्स की बात करें तो वो कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज में? हमने तो एक भी हैकाथॉन नहीं दिया अब तक, क्योंकि काफी मुश्किल होता है हैकाथॉन्स। तो अगर हैकाथॉन्स में आगे तक जा रहे हो, टॉप 5, टॉप 3, टॉप 10 तक जा रहे हो, तो मतलब बढ़िया, रिज्यूमे उसके में वो बाद अच्छा कुछ खासा नहीं। झलकता है कि हाँ, रिज्यूमे में अच्छा खासा झलकता है कि आपने मतलब हैकाथॉन इतना आगे तक गए हो, हैकाथॉन जीता है, तो काफी असर डालती है वो सारी चीजें।
तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप हैकाथॉन्स वगैरह जीतो तो आपको आगे से ऑफर आ सकते हैं कहीं से इसके इंटरव्यूज बारे के। में तो कह नहीं सकते, पर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में हाँ काफी हेल्प करेगा। तो गूगल के कुछ कुछ जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे जो बेसिक होता है वो हैश कोड होता है, तो वो देने से क्या हम अपना स्किल सेट इंक्रीज मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर कुछ? आई गेस मतलब उसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज तो नहीं है कि मतलब हैश कोड से भी शायद हायरिंग होती है, हायरिंग का तो नहीं पता, पर हाँ उसमें वर्ल्ड फाइनल्स में जो मतलब जो बंदे जो जीतते हैं तो उन्हें मतलब काफी अच्छा खासा प्राइज मिलता है। पर आई गेस किक स्टार्ट से हायरिंग होती है शायद गूगल से। हम्म। तो गूगल किक स्टार्ट का जो कंपटीशन होता है तो उससे आई गेस हायरिंग होती है, तो हाँ वहाँ पे अगर आप काफी अच्छी रैंक ला सकते हो तो आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब हैश कोड से लेके किक स्टार्ट तक अगर क्रैक कर लें तो गूगल से ऑफर आ सकता है हमें, इन शॉर्ट। ऐसा है कुछ। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि कहाँ से हमें कोडिंग वगैरह प्रैक्टिस करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा एज ए बिगिनर? लीड कोड पे जाओ। लीड कोड पे सारे जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो वहां से आप कर सकते हो। तो लीड कोड पे अच्छे खासा है। लीड कोड पे मैंने देखा था कि कंपनी वाइज भी आते हैं, पर वो प्रो में आता है, बेसिकली पेड वर्जन में। हम्म। तो लीड कोड में अच्छे हाँ, खासे क्वेश्चंस और आ सकते हैं। जीएफजी पे भी, हाँ जीएफजी पे भी आपको अच्छा खासा मतलब मिल जाता है कंपनी वाइज। जीएफजी पे शायद आई गेस हाँ फ्री में मतलब मिल जाता है, तो हमने मतलब वहीं से देखे थे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं गोल्डमैन सैक्स में, तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन भी करी थी। तो बेसिकली ये बोल सकते हैं कि हम जीएफजी से पहले कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले, उसके बाद लीड कोड पे जाए, तो क्या ये बेटर रहेगा अप्रोच? अ, हाँ मतलब दोनों पे ही वही है, पर लीड कोड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं और जीएफजी पे पैटर्न शॉर्ट मतलब लिस्टेड क्वेश्चंस एक होते हैं बेसिकली सेलेक्टेड कंपनी सेलेक्टेड वाइज। हाँ शॉर्टलिस्टेड या हाँ वही चीज है। तो जीएफजी पे ही अगर आप करते रहते हो तो भी आपको कोई मतलब उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर पढ़ने के लिए जो बेस्ट रिसोर्सेस है वो हम कहाँ से देखें? यूट्यूब पे, मतलब तुमने कोई चैनल ऐसे हो जो फॉलो किया होगा, मैंने या तो फिर कोई भी कोडिंग ब्लॉग से पढ़ा था। प्लेलिस्ट, किसी तो को भी? कोडिंग ब्लॉग से मैंने पढ़ा था, पर अभी आई गेस लव वबर का एक प्लेलिस्ट आ रहा है उनका पूरा प्लेसमेंट सीरीज का। तो हाँ वो फॉलो कर सकते हो आई गेस, तो वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं देखता हूँ कुछ कुछ वीडियोस, तो वहां से पढ़ सकते हो लव वबर कॉन्सेप्ट वाला। क्लियर हो जाते हैं उनकी और वीडियोस से बेसिकली। हाँ इस ड्राइवर की भी शायद सीरीज आ रही थी या आने वाली है डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, तो वो भी अच्छी ही होगी, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। बेसिकली रिसोर्सेस की कमी नहीं है, हम इजीली यूट्यूब से एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। रिसोर्सेज तो मिल जाते हैं, मतलब कहीं से भी पढ़ लो। तो मतलब हमें यूट्यूब से रिसोर्सेस मिल गए एप्टीट्यूड के लिए, कोडिंग के लिए, तो इंटरव्यूज के लिए क्या करें फिर? इंटरव्यूज के लिए जो इंटरव्यूज में जो पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप देख के जा सकते हो। तो उसके हिसाब से कि मतलब कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं पास्ट में, तो उन टॉपिक्स के आप सवाल देख सकते हो। एंड मतलब उसी के बेसिस पे अगर आप वही क्वेश्चंस देख के जाते हो और उसी उन्हीं के सॉल्यूशंस भी देख लो, अगर टाइम नहीं है या पहले नहीं लगाया तो उसी के सॉल्यूशन भी पढ़ के जाओ, तो वो चीजें भी आपको मतलब इंटरव्यूज में हेल्प कर सकती है। जैसे मैंने जितने भी डीपी के सब क्वेश्चंस थे, तो वो इंटरव्यूज के पहले जो मैंने हैं वो पहले सारे मतलब देखे थे, और कुछ कुछ मतलब जो नहीं आते थे उनके सॉल्यूशंस भी देखे, ताकि जो फिर अगले दिन जो इंटरव्यू हुआ तो वहां पे हमें काफी माइंड में ऊपर ऊपर था, तो मतलब जल्दी जल्दी बता दिया। मतलब बेसिकली ओवरव्यू ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या जीएफजी सबसे बेस्ट रिसोर्स होगा कि और कुछ फॉलो करना पड़ेगा? हाँ हाँ मैंने जीएफजी से ही करा था। मतलब जीएफजी इज मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग प्लेसमेंट्स, अगर आप हाँ अच्छे से जीएफजी यूज काफी करो कुछ है तो। उसमें, काफी काफी अच्छा कंटेंट है, कंपनी वाइज है कि प्रीवियस ईयर कितने आए हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था, तो वो सारी चीजें तो काफी हेल्प करेगा आपको। मतलब यूट्यूब का एक अच्छा सा प्लेलिस्ट और जीएफजी को अगर ऐड कर ले, देन वी कैन गो फॉर एमएनसीज अच्छे से प्रैक्टिस करके। हम्म। हाँ हाँ तो अच्छे से। क्योंकि ये दोनों चीज फ्री रहते हैं सबसे पहले, और अच्छे खासे रिसोर्सेज भी हमारे पास, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्म। तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया हमारे लिए फॉर ए मतलब बिगिनर। हम्म। तो बेसिकली उसके सही बाद है अगर सही मैं है। पूछूं कि एक इंटर्नशिप के लिए सबसे मतलब बेस्ट रिक्विसाइट्स क्या होते हैं या फिर प्री रिक्विसाइट्स क्या होते हैं कि अगर हम ये करें
उसके बाद इंटर्नशिप्स वगैरह में अप्लाई करें तो हमारे जो शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का उसमें मेंस एक राउंड है तो आपके रेज्यूमे में अच्छा खासी चीजें होनी चाहिए, हैकाथॉन जीती हैं या प्रोजेक्ट्स कुछ अच्छे हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो ये सब चीजें तो रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए तो आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। पर उसके बाद जो फिर आता है वो टेस्ट आते हैं, तो डीएसए में अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर डीएसए अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम कर सकते हैं आगे। तो इस हिसाब से देखें तो हाउ इम्पोर्टेंट आर प्रोजेक्ट्स? हाँ, प्रोजेक्ट्स अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग है तो प्रोजेक्ट्स काफी इम्पैक्ट डालते हैं। अच्छे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं तो वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में आपको हेल्प करेंगे काफी। तो उसमें अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो फिर आगे आप जा सकते हो। तो प्रोजेक्ट्स का है, पर ज्यादा फोकस जो मेरे हिसाब से जो मैंने जो फेस किया है गोल्डमैन सैक्स में वो ये था कि डीएसए में अच्छा खासा होना चाहिए। क्योंकि अच्छा। जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो उतने अच्छे लेवल वाले प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बट स्टिल क्योंकि उसमें रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं था, सो मीन्स डीएसए अच्छे से डीएसए कर लिया तो जो बेसिक हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी हमारे डिस्कस होके अच्छा वहाँ पे मतलब हमें उसके हिसाब से सही था। मतलब एक दो प्रोजेक्ट्स हमें कर लेना चाहिए, मतलब जब हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, मतलब कितना भी कम क्यों ना हो, क्योंकि एक बेटर हाँ हाँ, एज रहता है। प्रोजेक्ट्स हाँ, कुछ तो प्रोजेक्ट चाहिए ही चाहिए, वरना प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन तो में होता है इंटरव्यूज में, तो वो कैसे होगा फिर, तो प्रोजेक्ट्स तो चाहिए। तो एक बेसिक प्रोजेक्ट अगर अगर हम देखें तो वेब डेव के ऊपर एक वेबसाइट सा करके वो भी क्या हम मतलब लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में कि हमने वेबसाइट बनाया सेकंड ईयर के हाँ, अंदर? वो सही है, भी हो चलेगा, सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या क्या चीजें यूज करी हैं, कैसे अब उसने आपने आप पेजेस को रेस्पॉन्सिव बनाया, कि फोन में ये देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, लैपटॉप में देख रहे हम्म। हैं तो कैसी स्क्रीन पे दिखेगा। तो वो चीजें अगर आपने मतलब अच्छे से करी हो, अगर उस पर आपको डिस्कशन होता है इंटरव्यूज में तो काफी हेल्प करेगा। और अगर आप अच्छे से बता देते हो तो अच्छा इम्पैक्ट डालता है, मतलब क्योंकि छाप कॉलेज नहीं स्टूडेंट्स सकते से हैं। वो राइट। हाँ, कॉलेज स्टूडेंट से वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको हम्म। मतलब सारा कुछ आना चाहिए, बस ये आना चाहिए कि हाँ कुछ आपने करा हुआ है या आप अप्रोच कैसे कर रहे हो, तो वो सब चीजें वो ज्यादा देखना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि किसी दोस्त का प्रोजेक्ट लाके लिख लिया फिर उसके बाद फंस जाओ इंटरव्यू में जाके। हम्म। अगर ऐसा करा है तो भी आपको जो प्रोजेक्ट्स है उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि अगर उसके उस पर कुछ भी डिस्कशन होगा सबको बताना पड़ेगा, वरना अगर नहीं बता पाए तो अगर आपका खुद का भी प्रोजेक्ट है तब भी वही लगेगा कि नहीं ये छापा हुआ है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अगर आप एक प्रोजेक्ट लिख रहे हो अपने रिज्यूमे में, मतलब उससे बिट बाय बिट आना चाहिए। बेसिक नॉलेज, इतना नहीं कि पूरा अपर हैंड आना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। हाँ हाँ, जितना भी आपने किया है, जितना पार्ट आपका था, अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो जितना पार्ट आपका था तो वो चीजें उतनी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी पूछे वो इंटरव्यूअर वो आपको बता लेना ही चाहिए, वरना बैड इम्पैक्ट डालता है। वरना मतलब इंटरव्यू में कैंसलेशन का कितना मतलब चांसेस है, या फिर 100% है चांस कि बता नहीं पाए तो खत्म उसके बाद? तो वो है, ये है कि मतलब बाकी जो पीयर्स हैं वो आपके कैसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर मतलब जो थ्रेशोल्ड जो होता है वो उनको कितने कैंडिडेट्स चाहिए या इस हिसाब से बाकी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे होता है। पर अगर आप नहीं बता पाए तो ये प्रोबेबिलिटी कम ही होती है कि बाकी सब भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बाकी सब मेहनत करते हैं तो हो एग्जैक्टली। सकता है वो सब लोग बता ही ले जाएंगे मोस्टली। तो आपके लिए मतलब चांसेस काफी कम हो जाते हैं अगर ऐसा कुछ आपके साथ गलत हो गया तो, गड़बड़ कर दिया आपने। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप ऐसे एक लेवल पे जा रहे हो जहां पे आपने 3 4 राउंड्स क्लियर करे हैं, तो लास्ट में जाके यू कैन से दैट आई हैवंट मेड दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि वहां पे एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? क्योंकि वो वहां सब पे नहीं यू आर कर जस्ट सकते, वन बिल्कुल स्टेप नहीं। अवे फ्रॉम जॉइनिंग द कंपनी। और अगर इंटरव्यूज में अगर रिजेक्ट आप हुए तो कितना बुरा लगता होगा। मैं तो सोच रहा था इंटरव्यूज और इंटरव्यूज के रिजल्ट आने के बीच में कि अगर नहीं हुआ तो फिर से हमें जीरो से स्टार्ट करना होगा फिर से। तो अब अगर रेज्यूमे में जो लिख रहे हो वो सारा कुछ सही होना चाहिए, क्योंकि आपको एकदम एंड में जब आप जाके फिर वहां पे कोई गलती नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। तो मतलब खुद से एक जितना भी मतलब छोटा प्रोजेक्ट हो वो बना लो, उसके बाद वो जाके बोल दो rather देन कॉपिंग इट फ्रॉम समवन एल्स। हाँ राइट। हाँ हाँ, कॉपी तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर कॉपी बिल्कुल। कर रहे हो तो भी उसको पढ़ के जाओ फिर। अगर अच्छे नहीं से अब एकदम। बताना तुमको चाहिए, हाँ, बताना पड़ेगा तुमको, अगर बता नहीं पाए तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि फॉर एग्जांपल मैंने रिज्यूमे में साइबर सिक्योरिटी लिख लिया है स्पेशलाइजेशन में अपने, हम्म
साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। मुझे वेब और ऐप तो आता है, साइबर सिक्योरिटी नहीं आता है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस होगा वहां पे? हाँ हाँ, अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि साइबर सिक्योरिटी का कुछ चीज़ है तो वो अगर आपको नहीं आता तो प्रॉब्लम हो सकता है। पर अगर कुछ मतलब जैसे हमने जैसे कुछ बेसिक सा या मीडियम लेवल तक पढ़ा है पर उन्होंने काफ़ी एडवांस चीज़ें पूछ ली, तो आप कह सकते हो सर इतना आगे नहीं पर हमने इस लेवल तक पढ़ा है, तो आई कैन से दिस दिस दिस, तो वो चीज़ कर सकते हो। पर ये नहीं कि एकदम ही जीरो हो तब भी उसमें लिख दिया है और अगर कुछ बेसिक भी नहीं बता पाए तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। मतलब फेंकना नहीं चाहिए बेसिकली रिज्यूम में, जितना मतलब ऑनेस्ट हो हाँ सकते हो हाँ, उतना हो जाओ। अगर रेज्यूमे में फेंक फुल भी रहे ऑनेस्ट हैं होना तो चाहिए। पता होना चाहिए उसके बारे में। हाँ हाँ एग्जैक्टली, पता अच्छा होना अच्छा। पड़ेगा। तो रिज्यूमे के ऊपर कभी एक वीडियो बनाएंगे अलग से, काफी लंबा हो जाएगा वरना। मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे कि ऐसे हम्म, बनाना चाहिए, ऐसे है, ऐसे फॉर्मेट होना चाहिए, राइट? तो अभी एग्जैक्टली। तो गोल्डमैन सैक्स में हो गया है। अगर मैं पूछूं कि फ्यूचर प्लान्स क्या है तो क्या बताओगे यहाँ पे? और देखो यार, बहुत साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो अभी पढ़ाई का तो अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि हायर स्टडीज के लिए जाना है या कुछ। और मे भी फ्यूचर में चेंज हो जाए प्लान या कुछ, पर अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि पढ़ाई करना है। सो अभी जो है गोल्डमैन सैक्स में जो इंटर्नशिप है उसी को मतलब ट्राई करना है कि पीपीओ भी अगर हो जाए तो अच्छा है, पर मतलब प्लेसमेंट के लिए बैठना है। अब मेन जो हमारा मोटिव है वो प्लेसमेंट ही है। एग्जैक्टली मतलब प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर तुमने जैसे कहा कि माइंड चेंज हो सकता है, तो वहां पे अगर पूछूं कि एमएस, एमबीए या फिर एमटेक, तो कौन सा चूज करोगे यहाँ पे? मे बी एमबीए, क्योंकि मैनेजरियल स्किल्स भी आ जाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेंगी। और या फिर एमटेक भी, पर क्योंकि अभी जो हमारे कोई है ना इसमें जो 2.05 करोड़ का जो पैकेज लाए, तो उनका आईआईटी देख से, के तो राइट? काफी अच्छा है कि हाँ, तो उन्होंने गेट क्रैक करके फिर एमटेक में उसके बाद 2 करोड़ का पैकेज, तो मतलब दोनों चीजें हैं। मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ जाएंगे या कुछ, पर दोनों तरफ अच्छा, दोनों तरफ फैसिनेटिंग तो लग रहा है कि हाँ, दोनों तरफ भी जा सकते हैं कहीं भी। तो अगर गोल्डमैन सैक्स में तुम्हें ऑफर किया गया कि यूएसए में काम कर सकते हो, इंडिया में काम कर सकते हो, कौन सा चूज करोगे फिर यहाँ पे? अह, अभी तो पता नहीं, अभी तो पेरेंट्स है यहाँ पे तो उनका भी ख्याल रखना होगा, तो अभी तो खैर देखते हैं, शायद इंडिया में ही रहना ज्यादा इनिशियली इंडिया में पसंद रहना है, करेंगे। उसके बाद देखते हैं, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ जाएंगे, क्या सेटल वेटल कहाँ होंगे, अभी राइट? तो इंडिया इज माई कंट्री। एंड आई लव इट टू। यस। तो एक और बेसिक सा क्वेश्चन है सबके दिमाग में इंजीनियरिंग में, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, क्या ये इम्पैक्ट करता है हमारे पढ़ाई के ऊपर, प्लेसमेंट जो भी हो? अच्छा, मतलब हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी, मतलब कभी कुछ ऐसा रहा ही नहीं हमारे पास, तो मतलब थोड़ा तो टिपिकल हाँ टाइम इंजीनियरिंग जो देना लगता है। पड़ता है। हाँ, जो टाइम जो देना पड़ता है, ये लड़के हम भले नहीं है भाई, वो इंजीनियरिंग में जो आता है वैसा मतलब हो ही जाता है, मोस्टली लोग हो ही जाते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो सबके किस्मत में नहीं होता ना ऐसा, मतलब कुछ कुछ तो सख्त वैसा लौंडे था रह जाते मतलब। हैं यहाँ हाँ पे। पर पर जो जो तुम्हें अगर टाइम देना पड़ेगा तो वो टाइम, हाँ तुम्हें शायद मतलब ना भी खले, पर शायद खल भी जाए अगर ज्यादा टाइम दे रहे हो तो वो चीज है। पर आई गेस नहीं, मतलब शायद फर्क नहीं पड़ेगा, पर बंदे पे डिपेंड करता है कि किस तरह मैनेज कर रहा है अपना दोनों लाइफ। मतलब अगर मैनेज कर पा रहे हो देन इट्स फाइन, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा दोनों हाँ तरफ हाँ से, प्लेसमेंट से भी हाँ और हाँ, उधर से भी। प्रॉब्लम। सो रेदर देन ऑल दिस सही थिंग्स बात फोकस है। ऑन स्टडीज बोलोगे कि या कोई और कुछ बोलोगे? या फिर दोनों को लेके चलो अगर चल अगर सकते हो तो? हाँ, दोनों को अगर, क्योंकि अच्छा साथी होगा तो चलने में मजा आएगा साथ साथ, तो ये चीज है। मतलब डिपेंड्स ऑन यू कि अगर ले सकते हो तो चलो, या फिर नहीं अगर कर पा रहे हो तो किसी एक को चूज करो। हाँ, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर तो मजबूरी है, तब तो एक तरफ ही जाना है। तो टेट में ये कितना कॉमन है ये सब चीज? पता नहीं यार, मतलब देखते तो थे पहले जब कैंपस में थे तब तो काफी कुछ दिखता था। अब जब ऑनलाइन में आ अभी तो गए दो तो साल से तुम्हें कुछ पता भी नहीं नहीं, चल खुद रहा है को भी कि नहीं क्या है। देख रहे हैं ठीक से। वही वही वही, वही बात है बस। मतलब ये सारे कॉलेजेस में होता तो है थोड़ा बहुत, हाँ, अच्छा राइट? खासा होता है यार, मतलब कॉलेज अच्छा के खासा ये होता है। लाइफ ही, मतलब बच्चे सोच के जाते हैं स्कूल से कि हाँ कॉलेज में ये होता है या ये अच्छा लगता है, तो वो सब चीजें होती है।
राइट राइट, मतलब डिपेंड्स ऑन यू कि देख लो अपना अपना तरीका, इस पे कुछ सजेशन नहीं दे सकते हम। हाँ हाँ, कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। एग्जैक्टली exactly. तो लास्ट क्वेश्चन, क्या सजेस्ट करना चाहोगे अपने जूनियर्स वगैरह को कि क्या क्या पढ़ लो अभी से बेटर रहेगा, या फिर कब से स्टार्ट करोगे? तो वही बात है, मतलब फर्स्ट ईयर में हो तो अभी एंजॉय कर लो, या जो कुछ भी कर रहे हो तो अभी से इतना हेडेक मत लो। पर थर्ड सेमेस्टर में जब आओगे तो डीएसए पढ़ाया जाएगा, तो थर्ड सेमेस्टर में डीएसए पढ़ो। और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो डीएसए के, मतलब उसी के आगे या उसी को और अच्छे से उसी के साथ प्रैक्टिस लीड कोड पे या कहीं पे, तो वो कर लो। और फिर फोर्थ सेमेस्टर में जो फोर्थ सेमेस्टर के उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ो। एंड फिर उसी में कुछ कुछ टाइम निकाल कर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर सकते हो। तो मतलब मेन मेन जो हमें जो रखना है वो डीएसए पे रखना है, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स, बस इतना ध्यान रखना है बस जूनियर्स को। मतलब पहले थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, पर उसके बाद एकदम पढ़ाई पे फोकस कर लो अच्छे से। हाँ हाँ। राइट, बिल्कुल। ठीक है। और कुछ बोलना चाहोगे कि मतलब बहुत है ये इतना? आई गेस इतना तो काफी है, बस ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कहीं तो कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह पहुंच ही जाएंगे सब लोग। तो इतना नहीं सोचना कि या मतलब ये नहीं हुआ या ये नहीं हुआ, अब हमारा गया होगा, तो ये सब चीजें ऐसे ख्याल कभी मत लाना। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत बस सारे हैं, यही है। राइट? हाँ हाँ, एंड में सब ठीक ही हो जाता है। तो बस इतना देखना अच्छे से। मतलब डिप्रेस नहीं रहना है कि एक में अगर चूक हो गया कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। राइट, तो थैंक यू वेरी मच हमदम। तो काफी अच्छा रहा टाइम, तो आगे भी देखा रहेंगे कि क्या क्या होता है सब कुछ। तो ऑर्किड भी खुल रहा है अभी कुछ दिनों में, तो वहां पे भी मिलेंगे। तो या थैंक यू वेरी मच। यस। ओके, थैंक यू फॉर थैंक हैविंग यू मी। वेरी मच। थैंक यू।